वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है गवर्नेंस आपका चैप्टर नंबर 10 है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में। एंड उसमें इतनी सारी पॉलिसीज़ इतनी सारी कमेटीज़ है कि याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज उसी का एक छोटा सा हिस्सा आपको मैं याद कराने के लिए आई हूँ, जो कि जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है वो है फर्स्ट ARC एंड सेकेंड ARC, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उनके क्या रिकमेंडेशंस है। और सेकेंड ARC की आपको पता है 15 रिपोर्ट्स आई थी, राइट। और 15 रिपोर्ट्स हमेशा उसमें से 3-4 रिपोर्ट्स हमेशा पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में, या वैसे भी अगर आपने PVIQs किए होंगे तो आपको पता होगा। सो आज हम वो 15 रिपोर्ट्स ट्रिक से याद करेंगे, और जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बुलेट पॉइंट से या कैसे हमें याद करा सकती हो, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको दोनों रिपोर्ट्स के बारे में सब कुछ मैं आपको याद करा दूँ। और वैसे फिर और कोशिश करेंगे कि गवर्नेंस चैप्टर से अगर मुझे लगेगा कि हाँ और भी फैक्ट्स हैं, काफ़ी सारी हैं चीज़ें, तो उसको भी अगर ट्रिक्स बन पाएंगी तो मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और एक एक करके दोनों रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम तक तो पक्का नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी अपनाओगे लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी कि कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। पहली एआरसी आई 1966 में। किसके चेयरमैन, इसके चेयरमैन कौन थे? मोरारजी जी देसाई। तो देसाई साहब चेयरमैन थे पहले एआरसी के। बाद में ये क्या हुआ, जो देसाई साहब थे वो डिप्टी पीएम बन गए। अब जब ये डिप्टी पीएम बन गए तो इनकी जगह कौन चेयरपर्सन बने फर्स्ट एआरसी के? वो थे के हनुमंतिया। तो याद रखो कि जो सबसे पहले कौन आए थे, हमारे हनुमान जी आए थे सबसे पहले। मोरारजी देसाई के बाद हनुमान जी सबसे पहले आए। कितनी रिपोर्ट दी? 20 रिपोर्ट दी और 580 रिकमेंडेशंस दी। अब इतनी रिकमेंडेशन हमें याद नहीं रखनी है, ना ही हमें 20 की 20 रिपोर्ट याद रखनी है। बस इसका फिगर या मतलब फैक्ट्स याद रखने हैं कि कितने नंबर है। तो पहली ईआरसी है तो पहली ईआरसी ज्यादा रिकमेंडेशन और ज्यादा के लाई थी, तो फर्स्ट वाली 20 रिपोर्ट लाई थी। और जो सेकंड ईआरसी है सबको पता है 15 रिपोर्ट लाई थी। तो पहले वाली 20, दूसरी वाली 15। फिर इसमें क्या बोला है? यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट में जो कितने मिनिस्टर्स होंगे, तो यूनियन कैबिनेट में मैक्सिमम 16 मिनिस्टर्स होंगे, इससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग पीएम। तो यानी कि 15 मिनिस्टर और एक पीएम मिला के 16 यूनियन कैबिनेट में होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर CUM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 45। इस रिकमेंडेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया गया था? इस रिकमेंडेशन को बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट के थ्रू 91st अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया इस रिकमेंडेशन को, इसको भी और इसको भी। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए कौन होना चाहिए? डिप्टी पीएम होना चाहिए। ये भी किसकी रिकमेंडेशन है? फर्स्ट एआरसी की। तो पीएम के लिए क्या होना चाहिए? डिप्टी पीएम होना चाहिए। तो ये आप इसको याद रखते जाओ साइड बाय साइड, आंखें बंद करो, और लास्ट में मैं बताऊंगी भी कैसे याद रखना है। देन लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए कि क्या ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई थी, या कभी स्टेटमेंट बन के आ जाए कि आर्टिकल इसके तहत या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिप्टी पीएम या डिप्टी सीएम ही क्यों ना लिखा हो, पीएम और सीएम की ऐसे कोई लॉ नहीं बनाया गया है इसके ऊपर। कुछ कुछ जैसे यूपी जैसे इलाकों में डिप्टी सीएम है, जैसे एक सीएम के लिए 2 डिप्टी सीएम रखे जाएंगे जो उनको गाइड करेंगे। लेकिन डिप्टी पीएम की मर्जी के ऊपर होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ या कोई आर्टिकल या कोई अमेंडमेंट या कोई एक्ट नहीं है, ये याद रखना। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोजीशन की बात की थी, फर्स्ट एआरसी ने बोला था कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनाओ। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होगा? उसका 4 साल का टेन्योर होगा, और उसका काम क्या होगा? कोऑर्डिनेटर होगा, प्रिंसिपल स्टाफ एडवाइजर होगा। किसका? पीएम का। यहाँ पे पीएम मैंने गलती से छोटा लिख दिया, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो सब कमिटीज होंगी उससे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी मैटर्स होंगे, ठीक है, तो पॉलिसी मैटर्स पे एडवाइस देना, कोऑर्डिनेट करना, किसका काम होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। और 4 साल का इसका टेन्योर होगा। ये भी रिकमेंडेशन फर्स्ट एआरसी ने दी थी, ठीक है। उसके अलावा कौन सी रिकमेंडेशन थी? 5वीं रिकमेंडेशन, यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर फॉर पर्पस ऑफ पे। तो यूनिफाइड पेइंग स्ट्रक्चर होगा कि हर जगह पे जो पे स्केल है वो किस तरीके से नापा जाएगा, उसका पैमाना क्या होगा, उसकी भी बात इसमें की गई थी, यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फर्स्ट ईआरसी को आप याद रखो सिविल सर्विसेज से। तो सिविल सर्विसेज की ज्यादातर रिकमेंडेशन है सिविल सर्विसेज से। जितनी भी रिकमेंडेशन अगर आपको दिख रही है ना, कोई चाहे वो SPSC लिखा हो, UPSC लिखा हो, कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए, रजिस्ट्रेशन रीजनिंग आ जाए, तो
इसका मतलब वो फर्स्ट एआरसी में दी गई थी। ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की कि सिविल सर्विसेज किसकी बात कर रहा है, एआरसी की। तो जिसका भी ड्रीम है कि यूपीएससी में जाना है, जिसका भी ड्रीम है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बनना, तो उसको तो याद रखना ही चाहिए कि फर्स्ट एआरसी ने आपके लिए बहुत सारे काम किए हैं। या इवन जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। सो अपॉइंटमेंट इनटू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, इसकी भी बात फर्स्ट एआरसी ने की थी। अब कैसे होंगी, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, इसमें ऐसा है कि एसपीएससी एसपीएससी के लिए होगा गवर्नर। गवर्नर स्टेट जो अपॉइंटमेंट करेगा एसपीएससी की, किसकी एडवाइस पे अपॉइंटमेंट करेगा, तो उसमें दो चीजें होंगी। एक चेयरमैन होगा यूपीएससी का और दूसरा चेयरमैन होगा एसपीएससी का। तो अगर आप साथ साथ लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप इसको माइंड मैप बना सकते हो कि एसपीएससी की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। गवर्नर दो लोगों का कंसल्ट लेगा, चेयरमैन यूपीएससी के चेयरमैन का और एसपीएससी दोनों के चेयरमैन का वो रिकमेंडेशन लेगा स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन अपॉइंट करते टाइम। ये रिकमेंडेशन फर्स्ट एआरसी ने करी इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। दूसरा, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग की बात इन्होंने करी। तीसरा, सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी। ठीक है, मेजर पनिशमेंट के अगेंस्ट की अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पनिश करना है तो उसके लिए सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल होंगे। सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। आईएएस आईएएस की बात भी आपकी इसी में की गई है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो याद रखो फर्स्ट एआरसी आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो फर्स्ट आईएएस की बात भी इन्होंने की कि आईएएस को एक इंडिस्पेंसिबल सर्विस बनाना चाहिए, मतलब उसको फंक्शनल सर्विस बनाना चाहिए। तो उस टाइम तक आईएएस का पद फंक्शनल नहीं हुआ था, तो आईएएस को फंक्शनल सर्विस या इंडिस्पेंसिबल वर्ड भी आ सकता है। पिछली बार पीवाईक्यू में स्टेटमेंट बेस में ये वर्ड यूज हुआ था, तो ये याद रखना आईएएस से रिलेटेड। और जो लोकपाल, जिसको हम ओ बर्ड्समैन भी बोलते थे, यहाँ पे लोकपाल वर्ड तो यूज नहीं किया गया था, ठीक है, ये बाद में वर्ड यूज किया गया, लेकिन ओम बर्ड्समैन जिसका मतलब लोकपाल होता है उसकी बात स्टैब्लिश करने की बात फर्स्ट एआरसी में की गई है। तो लोकपाल की बात दोनों में की गई थी, लोकपाल की बात फर्स्ट एआरसी में भी की गई है, लोकपाल की बात अभी हम पढ़ेंगे तब तो सेकंड एआरसी में भी की गई है, दोनों में की गई है, याद रखना। ठीक है, बस पहली वाली में ओपर्ट्समैन और दूसरी में दूसरा वर्ड यूज किया था, मतलब लोकपाल वर्ड यूज किया था। अच्छा, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओपर्ट्समैन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था। क्या वो स्विट्जरलैंड से आया था, या वो सिंगापुर से आया था, या कहाँ से आया था। देन लोकपाल, और ये भी बताना है कि लोकपाल टर्म किसने दिया है। तो लोकपाल भी इनका मेजर रिकमेंडेशन था कि विद इमीडिएट इफेक्ट, उसमें तो बोला कि स्टैब्लिश करो। सेकंड एआरसी में बोला कि जो फर्स्ट एआरसी में आया था विद इमीडिएट इफेक्ट, इसको लोकपाल का जो ऑफिस है इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो मेरी राइटिंग कैसी है वो भी बता देना एक बार, गंदी सी लग रही है वैसे तो। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की है, विसल ब्लोअर्स की बात की है किसमें, सेकंड ईआरसी कब आई, 2005 में। चेयरपर्सन कौन बने, वीरप्पा मौली। और वीरप्पा मौली को किसने रिप्लेस किया बाद में, तो 2009 में जब वीरप्पा मौली ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया, तो 2009 में कौन बने, रामचंद्रन। तो पहले देखो फर्स्ट एआरसी में हमारे हनुमान जी आते हैं और सेकंड वाले में राम जी आते हैं। तो पहले उनका भक्त आएगा फिर राम जी खुद आ जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही बाद में आए हैं, तो हनुमान जी आए फिर राम जी आए, दोनों एक साथ ही आए, मतलब पहले तो और कोई था, पहले देसाई थे, देसाई के बाद मौली थे, तो देसाई और मौली को रिप्लेस किया हनुमान जी और राम जी ने। ठीक है, ऐसे याद रखना। मौली बांधते हैं ना रक्षाबंधन पे, या वैसे मौली बांधते हैं, या फिर राम जी को याद करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी करके याद रख लेना। सो ये हो गया, और ये 3 रिकमेंडेशन। अच्छा, ये इसके अलावा बहुत सारे रिकमेंडेशन है जो कि आपको जो 15 रिपोर्ट्स में अभी कराने वाली हूँ ट्रिक्स के साथ याद, ट्रिक्स के साथ हम पूरा इसको याद करेंगे, तो वो भी आपको काम आएंगे। तो जो भी 15 रिपोर्ट्स का नाम है मतलब वही उसकी मेजर रिकमेंडेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल पहली रिपोर्ट है हमारी आरटीआई के ऊपर। ठीक है, तो आरटीआई जो है क्या हो गई हमारी, हम इसको जैसे 15 है ना, तो हम इसको 5 5 5 में बांट देते हैं, और इसकी मैंने 3 कहानियां बना दी हैं। तो 3 स्टोरी से हम याद करेंगे। तो पहली स्टोरी जो है वो है आरटीआई की स्टोरी। तो एक आरटीआई डाली एक बंदे ने, अब उसको चाहिए था आरटीआई के लिए, उसको क्या चाहिए था, ह्यूमन कैपिटल। कि मतलब अगर मैं सिर्फ आरटीआई डालूंगा तो काम नहीं चलेगा, अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मानूं सरकार से तो वो एक बंदे को दबा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ह्यूमन कैपिटल मतलब बहुत सारे ह्यूमंस को लेकर आऊँ, ठीक है, और मेरे पास पैसा भी है, कैपिटल मतलब होता है पैसा, ये इलॉजिकल है लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों को मना लूँ कि चलो सब एक साथ मिलकर हम आरटीआई डालेंगे करप्शन वाले मुद्दे पे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने आरटीआई डाली, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक पर्सन ने डिसाइड किया हम आरटीआई डालेंगे। और क्यों, कैसे, तो उसने बोला कि चलो मैं अनलॉक करता हूँ ह्यूमन कैपिटल को, मैं बहुत सारे लोगों का सहारा लूंगा, जब सारे लोग एक साथ मिलकर आरटीआई डालेंगे तो सरकार पे दबाव पड़ेगा और उन्हें हमारी आरटीआई का जवाब देना ही पड़ेगा। देन इससे क्या हुआ, जब उस बहुत सारे लोग एक साथ आरटीआई डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति आ गई। गवर्नमेंट के पास क्या हुआ, इतने सारे लोग आरटीआई डाल रहे थे, ह्यूमन कैपिटल मतलब बहुत सारे ह्यूमंस डालने लग गए, तो एक क्राइसिस वाली स्थिति जनरेट हो गई। तो हमारा थर्ड रिपोर्ट हो गया क्राइसिस मैनेजमेंट। अब क्राइसिस को कैसे रोका जा सकता है, तो क्राइसिस को एक
को अगर मैनेज करना है तो इकलौता तरीका है एथिक्स। अगर आपके एथिक्स अच्छे होंगे, गवर्नेंस के एथिक्स अच्छे होंगे, तो एथिक्स के थ्रू आप कोई भी जंग जीत सकते हो। आपकी मोरल वैल्यूज, आपके एथिक्स अच्छे होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एथिक्स के थ्रू उस क्राइसिस मैनेजमेंट किया। फिर 5 में फिफ्थ हमारा क्या हुआ, आखिरी कहानी का मुद्दा ये था कि जब एथिक्स का यूज किया तो एक पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो गया और वो क्राइसिस जो थे वो सॉल्व हो गए। उन्होंने आरटीआई जो डाली थी वो उसको सबको उसका इन्फॉर्मेशन मिला, अकाउंटेबिलिटी हुई और पब्लिक ऑर्डर वापस स्टैब्लिश हो गया। तो ये थी हमारी पहली कहानी जो थी आरटीआई के ऊपर। तो पहली 5 रिपोर्ट हमें याद हो गई। अब कुछ टीचर जो हैं सिर्फ 3-4 रिपोर्ट्स ही याद कराते हैं जो कि पीवाईक्यू में आई हैं। एक बात बताओ, जो पीवाईक्यू में 3-4 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो क्या पॉसिबल है कि हमेशा वही 3-4 पूछे? अब उन्होंने मतलब एनटीए ने हमें बता दिया कि इसमें से मैं पूछ सकता हूँ, तो ये 3-4 जरूरी नहीं है कि वो बोलेगा मैंने पिछली बार ये पूछी थी, इस बार मैं और कुछ पूछ लूंगा। तो बच्चों को तो 15 की 15 याद रखो। और अगर ट्रिक नहीं होती हमारे पास तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं थी कि यार इतना सारा याद क्यों ही रखें, छोड़ दो, एक ही तो टॉपिक है। लेकिन हमारे पास ट्रिक है और हमें 2 मिनट में सारी चीजें याद हो रही हैं तो अच्छी बात है ना। तो पहले आरटीआई की कहानी याद रखना कि सबसे पहले एक बंदा आया आरटीआई फाइल करने, उसको ह्यूमन कैपिटल की जरूरत थी उस चीज के लिए। तो जब ह्यूमन कैपिटल बहुत सारा हो गया तो क्राइसिस की स्थिति आ गई। क्राइसिस को एथिक्स से मैनेज किया गवर्नमेंट ने, और एथिक्स को जैसे लाए हम गवर्नेंस में वैसे ही पब्लिक ऑर्डर स्टैब्लिश हो गया। तो पहली 5 हो गई। ठीक है, दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी कहानी थी हमारी लोकल गवर्नेंस की। अब बात करते हैं पंचायत। लोकल गवर्नेंस क्या है, पंचायत। अब आरटीआई डाली, आरटीआई के बाद हम दूसरी कहानी पे आ जाए, पंचायत की कहानी पे। ठीक है, तो आरटीआई मान लो आरटीआई किसी पंचायत के बंदे ने ही डाली थी। तो आरटीआई फिर पंचायत की कहानी। पंचायत की कहानी में हम शुरू करेंगे लोकल गवर्नेंस पे। तो लोकल गवर्नेंस क्या होता है, 6th रिपोर्ट हमारी लोकल गवर्नेंस। तो आपको पहली रिपोर्ट याद रखनी है, 6th रिपोर्ट याद रखनी है और 11th रिपोर्ट याद रखनी है। ठीक है, इसका पहला पहला वर्ड आप सबका याद रखोगे ताकि आप इसके बाकी की कहानी आप खुद बना पाओ। तो लोकल गवर्नेंस, पंचायत। पंचायत में क्या हुआ, हम सरपंच के पास जाते हैं। जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो हम सरपंच के पास जाते हैं। तो एक बंदा था, उसको कंफ्लिक्ट, उसके ना कुछ कंफ्लिक्ट हो गया था। क्या कंफ्लिक्ट हुआ मैं बताऊंगी। ठीक है, तो 7th रिपोर्ट पहले याद रखो, क्या नाम है पूरा, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसको कंफ्लिक्ट का समाधान चाहिए। ठीक है, उसके लिए इसको क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स सीबीएम्स लाने पड़ेंगे। तो वो जो पंचायत का बंदा था लोकल गवर्नेंस, वो गया सरपंच के पास अपना कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कि अपना कंफ्लिक्ट सॉल्व कराने के लिए गया। ठीक है, अब सरपंच ने पूछा अच्छा बताओ कि क्या कंफ्लिक्ट है, कि तुम क्यों ऐसे भागे भागे आए हो हमारे पास, क्या हुआ है, क्या मुद्दा है। तो वो जब सरपंच को जाके बताता है कि कंफ्लिक्ट ये है कि मेरे जो घर में एक टेररिस्ट घुस गया है। मेरे घर में क्या घुस गया है, टेररिस्ट घुस गया है और वो मुझसे बहुत सारा पैसा मांग रहा है। ठीक है, कैपिटल मांग रहा है। तो हमारी 9th रिपोर्ट हो गई सोशल कैपिटल। तो टेररिज्म अटैक हो गया मेरे घर पे और मुझसे 10 लाख या 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं। तो सरपंच कहता है ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें अपने गांव को, अपने विलेज को टेररिज्म से बचाना होगा। तो ऐसा करता है कि सबको वो बुलाता है और सबसे वो कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कैपिटल। मतलब हमने सोसाइटी से पैसे इकट्ठा किया। ठीक है, सोसाइटी से पैसे इकट्ठा किया, सोशल कैपिटल हो गया। तो सोशल कैपिटल उसको मिल गई। अब वो बोल रहा है कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ठीक है, तो कहेगा कि टेररिस्ट के पास ये पैसे देने जाएगा कौन। सब डर रहे थे यार कि इनके पास बंदूक होंगी, हमें मार देंगे। तो ऐसा करते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे गांव में जो डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, उनके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है या डिस्ट्रिक्ट में जो उनके काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो हम ऐसा करते हैं कि चलो किसी ब्यूरोक्रेट्स को भेज देते हैं, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग वगैरह लेकर आए हैं और उनको पता भी है कैसे डील करना होता है। तो हम में से कोई नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, ये पैसा लेकर ना भेज देते हैं किसको, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के किसी स्टाफ को। ठीक है, तो रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी हो गई, हमारी 10th रिपोर्ट। तो क्या कहानी याद हुई, एक बंदा गया लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस से स्टार्ट कर दी हमने कहानी कि पंचायत का एक बंदा गया क्या लेकर, अपना कन्फ्लिक्ट लेकर सरपंच के पास। कन्फ्लिक्ट क्या था, कन्फ्लिक्ट ये था कि टेररिस्ट अटैक उसके घर पे हो गया था और टेररिज्म जो थे वो बहुत सारा कैपिटल पैसा मांग रहे थे। तो ये हो गया हमारा सोशल कैपिटल। वहाँ पे आरटीआई में ह्यूमन कैपिटल था क्योंकि आरटीआई बहुत सारे लोगों ने फाइल की थी, तो ह्यूमन कैपिटल। टेररिस्ट पैसा मांग रहे हैं तो सोशल कैपिटल। और उसके बाद पैसा लेकर कौन गया उनके पास, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेट गया। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, तो वो लेकर गए। ठीक है, बाकी सब नहीं जा रहे थे। ये हो गई हमारी दूसरी कहानी। अब बात करते हैं हमारी थर्ड स्टोरी जो कि है ई गवर्नेंस। अब आपको ऐसे भी याद रहेगा कि हमारी लास्ट स्टोरी ई गवर्नेंस की है क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस की ही आई है। और आप इसको 11 ई से भी याद रख सकते हो कि 11 नंबर पे 11th रिपोर्ट हमारी ई गवर्नेंस रिपोर्ट है। 12th 11th और 12th बहुत पीवाईक्यू में पूछी भी गई है। ठीक है, तो हम अब आपको इससे कहानी याद रखनी है। एक बंदा है ए,
एक मैं हूँ, मतलब मैं विशाली भाटिया, और एक हो आप बी, जो भी आपका नाम है, अपना नाम यहाँ पे सोच लो, ठीक है, बी आप हो। सो हम आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तेरे को पता है, मैं बोलती हूँ तेरे को पता है ई गवर्नेंस आ चुका है। तो बोलते हैं अच्छा, ई गवर्नेंस से क्या होगा, दूसरा बंदा पूछता है ई गवर्नेंस से क्या होगा, तो मैं बोलती हूँ ई गवर्नेंस से ना सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है ये, जिसमें हमें ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जो ऑफिस जाना पड़ता था ना पहले, और पेमेंट करनी पड़ती थी, और इतनी लंबी लंबी लाइनों में धक्के खाने पड़ते थे, और फॉर्म भरने के लिए भी हमें वहाँ पे जाना पड़ता था, अब सब ऑनलाइन हो गया है। तो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, और हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने बोला हाँ, तो उसने बोला कि अच्छा फिर तो हमें जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे जाना पड़ता था, अब हमें नहीं जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, लेकिन उसने बोला कि यार पैसे देने तो जाना पड़ेगा, चल फॉर्म तो ऑनलाइन फिल कर देंगे, पैसा तो हमारे पास, जैसे मेरे पास कैश है तो मैं कैश लेकर ही जाऊंगा वहां पे, फॉर्म भरने की जो फीस होगी मुझे वहां पे भरने जाना पड़ेगा। तो उसने, मैंने बोला कि नहीं, मतलब ए बंदा यानी कि मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं, आपको नहीं जाना, आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन या जो स्ट्रक्चर उनका है वहां पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो सरकार ने इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि अब यूपीआई वगैरह भी आ गया है, और आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो, तो आपको फॉर्म भरने के लिए भी नहीं जाना, ठीक है, और वैसे आपको पेमेंट करने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ये वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब मेरे को बस अच्छा ये बता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है या पूरे स्टेट में अवेलेबल है, या मतलब अगर मेरे को मेरे आसपास ही है वो कोई ऑफिस, तो मुझे वहां पे तो खुद ही जाना पड़ेगा ना। अब स्टेट है, चल स्टेट में मैंने मान लिया कि स्टेट तो है, अर्बन सिटी है, वहां पे तो चल आ गया होगा ये फॉर्म वगैरह भरने का सिस्टम, लेकिन मैं तो छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो मेरे को भी ई गवर्नेंस का फायदा होगा। तो उसने कहा हाँ, ई गवर्नेंस का फायदा तुम्हें भी होगा। उसने, मतलब मैंने कहा, तो लास्ट हो गया 15 स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहानी थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, पर मैंने तो इस कहानी से याद कर लिया था, आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि ई गवर्नेंस आता है, ई गवर्नेंस की वजह से सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिसकी वजह से अब हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। इवन हम जो फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब पैसों से रिलेटेड काम है वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और 15th हमारी आखिरी रिपोर्ट थी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यही सारी रिपोर्ट में इनके रिकमेंडेशन भी छुपे हुए हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि क्या जो सेकंड एआरसी है उसने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, तो आपको लिखना है यस, ठीक है, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी, तो यस। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की थी, यस। ई गवर्नेंस की बात की थी, यस। अच्छा, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस कौन सी रिपोर्ट को बोला जाता है, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से कौन सी रिपोर्ट को बोला जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं, कोई रिप्लाई करता भी है या फिर अपने अपने तक रखते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है, और बस स्टार्टिंग का याद रखोगे, और ये 11 और 15 भी याद रहेगा ना, तो इजी रहेगा आपके लिए कि ई गवर्नेंस से शुरू होती है कहानी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे खत्म होती है। ठीक है, कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमने लास्ट में बता दिया इस रिपोर्ट के। अब आपको, अब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो 3 तरीके के बच्चे होंगे क्लास में, मुझे पता है। तो पहले जो सबसे अच्छे बच्चे होंगे वो तो क्या करेंगे, मेरी बात मान के एक कॉपी पेन उठाएंगे और 15 की 15 रिपोर्ट लिख देंगे बिना देखे। बिना देखे जो आप देखो कि आपको याद हुई है कहानी की नहीं, पहले आप आरटीआई की कहानी लिखो 5 लाइनों की। फिर आप ये लोकल गवर्नेंस की कहानी लिखो, पंचायत वाली जो टेररिस्ट अटैक हुआ था। और तीसरी कहानी आप लिखो किस चीज के ऊपर, ई गवर्नेंस के ऊपर, की गवर्नेंस की जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे थे तो हमने क्या बातें करी, ये। प्लस सेकंड टाइप के बच्चे होंगे जो मेरी बात मान के टाइप करेंगे, चलो आपको कॉपी पेन नहीं उठाना, नहीं लिखना, आपकी मर्जी। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है फर्स्ट वाला, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और आप भूलोगे नहीं एक बार अगर आप लिख लोगे। अच्छा, टाइप कर लो, नोट पैड होगा सबके फोन में, नोट पैड पे आप ये सारी चीजें टाइप कर लो। तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका आपको लिखने का शौक नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंखें बंद करो, बस आईज क्लोज करो, और जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है सब एक बार आंख बंद करके रिपीट कर जाओ अपने ही मन में, और फिर चेक करो कि मैंने जो बोला वो सही रिपीट किया कि नहीं। प्लस फर्स्ट ईआरसी कैसे याद कर सकते हो, फर्स्ट ईआरसी के लिए जो मैंने आपको रिकमेंडेशन बताई, तो उसको आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपको कितने पॉइंट्स याद हैं अभी तक, ट्रेनिंग का, ट्रिब्यूनल का, एसपीएससी यूपीएससी वाला, और ये सारे कितने पॉइंट्स याद है लोकपाल का, तो ये देखो। फिर उसके बाद देखो कि क्या जो मैंने आपको पहला याद कराया था वो आपको याद है कि नहीं, पीएम का एक डिप्टी पीएम होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल याद है कि नहीं, कि 16 मैक्सिमम कैबिनेट में मेंबर्स होंगे और 45 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यूनिफाइड क्या था वो पे स्ट्रक्चर होगा,
ग्रेडिंग स्ट्रक्चर। तो ये आप अपनी एक बार दिमाग में सोच जाओ, इसको भी लिख लोगे तो अच्छी बात है। मतलब जो तीनों में से कोई भी आपको तरीका अपना सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। सबसे बेस्ट तरीका फर्स्ट वाला होता है जो मैंने यूज करती हूँ और मेरे को जल्दी से जल्दी याद भी हो जाता है। तो आपकी मर्जी है। और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको और कोई टॉपिक है जिस पे आपको ट्रिक्स से रिलेटेड चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में बता देना। मैं उसके ऊपर अगर कोई ट्रिक्स बन पाएंगी, कोई फैक्ट्स के ऊपर है, कोई भी चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, तो मैं बना दूंगी। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।